Ding, 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 ding. Well, so good evening, everyone. It's say 7 p.m. today, and so basically today we are late. थोड़े 2 घंटे लेट हो गए. रेगुलरली हमारा 5 बजे का क्लास का टाइम होता है, बट आज हम 2 घंटे थोड़ा सा लेट है. सो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस. माई सेल्फ पुनीत सिंगल एंड वी वर स्टडिंग अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. OBGY हम डिस्कस कर रहे थे, एंड इट्स आवर 4th लेक्चर. हमने लास्ट वीक में 3 लेक्चर डिस्कस किए, जिसमें हमने एक्सटर्नल और इंटरनल फीमेल जेनाइटेरिया को थोड़ा सा डिस्कस किया था. नाउ दिस इज़ आवर 4th लेक्चर एंड टुडे इज़ मंडे. एंड वेल, कॉन्ग्रेचुलेशन इफ़ यू हैव मेड इट. अगर आपने ये सारे के सारे नोट्स अभी तक के पढ़ लिए हैं और आगे अगर आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, इट मीन्स आप यू आर ऑन ए right path. So let's begin with it. So today the topic of choice for today is your the female reproductive system. ही हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे. दिस इज आवर 4th लेक्चर. इसमें हमने इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स डिस्कस करना चालू किया, जहाँ पर हमने पहले वेजाइना डिस्कस किया और प्रीवियस लेक्चर, एंड देन हमने यूट्रस डिस्कस किया, और लास्ट में द पोजीशन ऑफ यूट्रस के साथ हमने टॉपिक जो है ख़त्म किया था. सो अभी हमारे पास केवल 2 ही ऑर्गन बचते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इंटरनल पार्ट में. देयर इज़ फैलोपियन ट्यूब एंड ओवेरी. और आज का हमारा टारगेट रहेगा, आई होप कि हम जो है दोनों टॉपिक को ख़त्म कर पाए. सो द टॉपिक ऑफ टुडे इज़ फैलोपियन द ट्यूब. नाउ यू नो द कि नाम के अंदर कहीं ना कहीं ट्यूब है, तो इट इज़ एन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ओके, फैलोपियन ट्यूब को कहीं ना कहीं हम दूसरे नामों से भी जानते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द यूटराइन ट्यूब, बिकॉज ऑफ ये यूट्रस से कनेक्ट करती है, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द सेल्पिंग्स. ओके, ये सेल्पिंग्स वर्ड को आप प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इसी वर्ड को यूज कर करके हम जो है काफ़ी सारी जो है मेडिसिन वगैरह यूज करेंगे. जैसे कि हम अगर कभी फैलोपियन ट्यूब को कट करने की सर्जरी की बात करें, एक्टोमी सर्जरी की बात करें, दैट इज़ कॉल्ड एज द सेल्फिंजेक्टोमी. अगर कभी इन्फ्लामेशन की बात होगी तो आइटिस लगना है, तो सेल्फिंजाइटिस एंड ऑल कंडीशंस डेवलप होगी. तो प्लीज़ याद रखें कि फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब एंड द सेल्पिंग्स आर द सेम थिंग अगेन. नंबर फैलोपियन ट्यूब का 2 होता है, लाइक यूट्रस से अगर आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज यूट्रस, नीचे रेड कलर का दिस इज वेजिना, और इनसे लेफ्ट और राइट में जो 2 येलो कलर की स्ट्रक्चर्स मैंने जो है निकाली हुई है, दीज आर कॉल्ड एज द फैलोपियन ट्यूब. तो ये ग्रुप में होती है, कहने का मतलब पेयर में होती है, दैट्स वाई दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर. और एक साइड की जो इसकी लेंथ है वो कम से कम 10 सेंटीमीटर तक होती है. 10 सेंटीमीटर मतलब लमसम 4 इंचेज, बिकॉज ऑफ एक इंच में जो है 2.5 सेंटीमीटर्स होते हैं. फैलोपियन ट्यूब के बारे में हमने जो डिटेल की बात है ना, ज़्यादा नहीं करनी हमने. जो काम की बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने अप टू द नोच याद होनी चाहिए, वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. जस्ट इमेजिन कि मैंने एक डायग्राम इसका डिस्कस किया, उसके थ्रू हम इस फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट को हम डिस्कस कर लेंगे. फैलोपियन ट्यूब को जो है फर्दर हम 10 जो सेंटीमीटर की स्ट्रक्चर है उसको हम प्रॉपरली 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे होते हैं. 4 पार्ट कौन कौन से हैं? तो एक पार्ट इसका डेफिनेटली यूट्रस की साइड से अटैच होगा, और दूसरा साइड जो इसका फ्री फ्लोटिंग होगा, तो उस साइड में और इस साइड से हम शुरू करेंगे. तो इसको यूट्रस वाली साइड से शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली इधर की तरफ यूटराइन कैविटी आप देख पा रहे हैं, जो मैंने ग्रे कलर में मार्क किया, दैट ऑल इज यूटराइन, यूटरस की बॉल. ये यूट्रस की बॉल है. तो फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट जो है वो उसी यूट्रस की बॉल के अंदर आ जाता है. फैलोपियन ट्यूब का जो फर्स्ट पार्ट है इसी यूट्रस की बॉल के अंदर आ जाता है. और कभी भी कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के अंदर हो तो हम वहाँ पर जो है प्रीफिक्स काम में लेते हैं इंट्रा, और लेयर के लिए हम वर्ड काम में लेंगे म्यूरल. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इंट्रा म्यूरल लेयर, और ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल, बिकॉज ऑफ टिश्यू के बीच में है. इज दैट ग्रेट? सो द फैलोपियन ट्यूब का वो वाला पार्ट जो यूट्रस के अंदर ही होगा, इनसाइड द यूटराइन बॉल, दिस इज कॉल्ड एज द इंट्रा म्यूरल पार्ट. इसकी लेंथ सबसे कम होगी, जितनी मोटाई होगी बॉल की उतना होगा. तो बॉल का मोटाई इज 1.25 सेंटीमीटर और ऑल्सो द हाफ इंचेज. डायमीटर इसका अगर देखेंगे ना आप, तो दैट डायमीटर इज ऑलमोस्ट 1 mm 1 मिलीमीटर. एंड इफ़ यू नो दिस इज द नैरोएस्ट पार्ट. 1 mm कितना सा डायमीटर होता है, इससे कम कुछ भी नहीं है पूरी यूट्रस के अंदर, पूरी फैलोपियन ट्यूब में. सो दिस इज द नैरोएस्ट पार्ट. ओके, जब इस पार्ट की हम डिस्कस करते हैं ना, तो यहाँ पर केवल और केवल सर्कुलर मसल्स होती है. कौन सा मसल्स होता है? सर्कुलर मसल्स होता है. और जब ये सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इट विल कॉन्ट्रैक्ट लाइक दिस. और अगर ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आप ध्यान से देखो कि फैलोपियन ट्यूब को कभी भी बंद कर सकता है. ओके, तो इट एक्ट लाइक एन इंस्फिंक्टर स्ट्रक्चर. इंस्फिंक्टर का काम यही है कि चीज़ों को वापस आने से जाने से रोके. तो इस इंस्फिंक्टर जैसी स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एनाटॉमिकल इंस्फिंक्टर. वाई एनाटॉमिकल? बिकॉज अब यहाँ की एनाटॉमी में केवल और केवल सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है. ओके, बिकॉज ओनली सर्कुलर मसल्स आर प्रेजेंट. दैट्स व्हाई इट इज एक्ट एज द एनाटॉमिकल इंस्पेक्टर, एंड दिस इज द narrowest part of whole fallopian tube, and the length of that part is 1.25 centimeter with the diameter of 1 mm, and this is called as the intramural part inside the uterine ball.
The next part to intramural part is your isthmus part. Which part it is? It is isthmus part, and the isthmus part is almost an straight part with an length of 2-5 centimeter. Just a double. कैसे याद रखेंगे? Just a double of intramural part. The length of isthmus is 2.5 centimeter or almost 1 inches, and this is the second narrowest part. This is first narrowest, उसके बाद में और कोई जगह ज़्यादा सकड़ है. This is second narrowest part, and it will act as the फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर. वाई फिजियोलॉजिकल? बिकॉज इसके डायमीटर ही इतना सा है कि इसकी फिजियोलॉजी में अपने आप ही क्या हो गया, इट विल एक्ट लाइक एन फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर. और जब हम ट्यूबल लाइगेशन सर्जरी कर रहे होंगे, व्हाट ट्यूबल लाइगेशन सर्जरी? जब फीमेल को परमानेंटली स्टरलाइज किए जाने की बात की जाएगी, परमानेंट स्टरलाइजेशन की हम मेथड पढ़ेंगे, तो उस केस में जो सर्जरी की जाती है इन फीमेल, दैट सर्जरी इज कॉल्ड एज द ट्यूबेक्टोमी. दैट सर्जरी इज कॉल्ड एज द ट्यूबेक्टोमी. एंड मेल में क्या होता है? बासेक्टोमी. ओके, तो मेल का बासेक्टोमी एंड द फीमेल का ट्यूबेक्टोमी आर द परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. दीज आर द परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. तो परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में जो फीमेल में ट्यूबेक्टोमी कर रहे हैं वो एक्टोमी कर रहे हैं किसकी? ट्यूब की. बिच ट्यूब की? द फैलोपियन ट्यूब की. तो उसमें जो ट्यूब कट करेंगे ट्यूबल लाइगेशन में, ट्यूबल मतलब ट्यूब को, लाइगेशन मतलब बांधना, तो ट्यूब को बांधने में जो ट्यूब कट की जाएगी दैट पार्ट ऑफ ट्यूब इज बेसिकली isthmus पार्ट. तो प्लीज़ इस बात को याद रखिए कि ट्यूबल लाइगेशन में हम कौन से पार्ट को लाइगेट कर रहे होते हैं? दैट isthmus पार्ट. ओके, नाउ द थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द एम्प्यूला वाला पार्ट. दैट रेड कलर का पार्ट देख रहे हैं आप, वैसे भी आपको थोड़ा सा बाइड दिख रहा होगा ये. दैट इज द बाइडेस्ट पार्ट. प्लीज़ याद रखें, दिस इज द बाइडेस्ट पार्ट एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट. How much wide and how much long it is? It is 5 centimeter long. So what are the length of fallopian tube? The first is 1.25 centimeter, then 2.5 centimeter, and the next is 5 centimeter. Is that great? The diameters are 1 mm, 2 mm, and just double it. This is 4 centimeter or 4 mm. This is not 4 centimeter. Obviously, it cannot be 4 centimeter. It is your 4 mm का diameter. Just let me correct this thing. This is 4 mm का diameter. Is that great? Now the next thing in this part is here, this is the ampulla. What about the ampulla? ampulla के बारे में पहला क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि what is the widest, सबसे चौड़ा पार्ट कौन सा है? जस्ट आंसर ampulla. longest पार्ट कौन सा है? जस्ट आंसर दी ampulla. ओके, व्हाट इज़ द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन? जब एक स्पर्म आ रहा होगा और ओवम जो यानी कि सेकेंडरी oocyte फीमेल की ओवरी से आ रहा होगा, तो जिस जगह आके वो मिलते हैं और एक दूसरे में जब एंटर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन. तो आपसे कोई पूछे कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो यू विल आंसर इट एज द एम्प्यूला वाला पार्ट. ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी. व्हाट इज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी? व्हेन द स्पर्म एंड द ओवम, व्हेन द स्पर्म एंड द सेकेंडरी oocyte fertilize each other, the zygote, the formed zygote will implant in the uterine cavity, but the implantation does not occur in uterine cavity. It will implant in the fallopian tube. So the implantation of that zygote other than the uterus or the other than the uterine cavity is called as the ectopic pregnancy. Is that simple? मैंने simply क्या बोला कि जो zygote बन रहा है by the process of that meeting of sperm and the ovum. It is not ovum, it is secondary oocyte basically. How it will, you will know after the class of menstrual cycle. Okay, so whenever the fertilization occur, the zygote will form. ये जाइगोट बनेगा, इसको यूट्राइन कैविटी में जाना है और यूट्राइन कैविटी में जाके दीवार से चिपक जाना है. ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इम्प्लांटेशन. फर्टिलाइजेशन मतलब मिलना, और जब ये जाइगोट बनेगा, चिपक जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन यूट्राइन कैविटी में होना है. वाइट यूट्राइन कैविटी में होता है क्योंकि जो जाइगोट जब ग्रो करेगा तो पूरा बेबी बनाएगा, तो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए. ज़्यादा स्पेस कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब में, यूट्राइन कैविटी में, तो डेफिनेटली यूटेराइन कैविटी में. क्या हो अगर किसी कंडीशन में ये जाइगोट आगे मूव ही ना करे और यहीं फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. द व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब यूटेराइन कैविटी के अलावा अगर कहीं और किसी भी जगह, नॉट इन ओनली इन फैलोपियन ट्यूब, किसी भी और जगह अगर जाइगोट विल इम्प्लांट, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन साइट इज एम्प्यूला बिकॉज इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एंड दिस इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन साइट फॉर जेनाइटल टीबी. You know tuberculosis can occur any part of your body, but the
the tuberculosis other than your lungs, other than your pulmonary system is called as the extra pulmonary tuberculosis. पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस लंग्स में हो रहा है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बॉडी में कहीं भी हो सकता है. दैट एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कैन ऑल्सो अकर इन योर जेनाइटल्स. ओके, फीमेल का जेनाइटल वाला पार्ट, फीमेल के जेनाइटल में मोस्ट कॉमन पार्ट विच कैन बी इन्फेक्टेड थ्रू द टीबी इज योर ampulla of fallopian tube. This is the most common site for genital TB. Okay, just the one word answers and all. Now the next part of fallopian tube is infundibulum wala part. The first is intramural, then isthmus, then ampulla, now the infundibulum. Now infundibulum may confuse you that infundibulum is 1.25 centimeter long. Is this simple? जो फर्स्ट पार्ट जितना लंबा था ना उतना ये है. कन्फ्यूजन यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ पर इसका जो डायमीटर है ना वो 6 mm तक जाता है. इसका जो डायमीटर कितना जाता है 6 mm तक, 6 mm तक जाता है. तो आपको ऐसा लग सकता है यार ये बाइडेस्ट नहीं. ये याद रखना है कि इसका जो बाइडेस्ट पार्ट है ना, इसका एंट्री जो पॉइंट होता है ना बाहर, यही बाइडेस्ट होता है. एम्प्यूला का डायमीटर बाइडेस्ट है. तो अगर से कोई बाइडेस्ट अगर पूछेगा ना तो आपको एम्प्यूला बताना है, इन्फंडिबुलम नहीं बताना है. पर इन्फंडिबुलम का जो डायमीटर है वो एक टाइम पे 6 mm तक जाता है. ओके, इन्फंडिबुलम के बाद में लास्ट जो पार्ट है उस लास्ट पार्ट में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिन्हें हम फिम्बरी कहते हैं. क्या बोलते हैं? फिम्बरी. तो ये जितनी भी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है दीज ऑल आर दी फिम्बरी. लेकिन एक फिम्बरी को मैंने थोड़ा सा लंबा किया हुआ है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीचे ओवरी प्रेजेंट होगी. ओके, और ये जो फिम्बरी है ये ओवरी तक टच करती है. दैट्स वाई दैट फिम्बरी इज कॉल्ड एज दी ओवेरियन फिम्बरी. इज दैट ग्रेट? नाउ यू नो ऑल अबाउट दी फैलोपियन ट्यूब. ये सिंपल, अगर आपको चीज़ें आती है तो आप बहुत सारा फैलोपियन ट्यूब के बारे में जानते हैं. नाउ लुक एट दिस इमेज. अगर ये इमेज अगर आप देख रहे हैं तो इससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी. दिस इज रियल लेप्रोस्कोपिक व्यू जिसमें ऊपर से कैविटी में जो है कैमरा डाल के आपको जस्ट दिखाया जा रहा है. तो ये लिखा हुआ है इन्होंने मेंशन किया हुआ, दिस इज यूटरस. ओके, ये जो पर्ली वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है दिस इज ओवेरी. दिस इज ऑब्वियसली लेफ्ट ओवेरी एंड दिस इज दी राइट ओवेरी. ओके, चलो, ये यूटरस के आगे जो वो एंटीरियर पार्ट है, पीछे की तरफ पोस्टीरियर पार्ट है, और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं रेक्टम्स है. ओके, तो यूटरस और रेक्टम के बीच में जो पाउच बन गया दैट पाउच इज कॉल्ड एज द पाउच ऑफ डगलस. ओके, और ऑल्सो कॉल्ड एज द रेक्टो यूटराइन पाउच, रेक्टो यूटराइन पाउच. ओके, नाउ दैट यूटरस के साइड से ये जो स्ट्रक्चर निकल रही है जो ओवरी पे आके खत्म हो रही है दैट इज योर फैलोपियन ट्यूब. ओके, जस्ट लुक एट हियर. ओके, दिस इज योर फैलोपियन tube. That structure is your fallopian tube. Now look at this structure. This is also going down there. This is your round ligament. If you remember my last class, you know that the cornua of uterus, that's part of uterus is called the cornua of uterus. Cornua uterus will start the three structure from anterior to posteriorly. What are these three structure? That is R, this is T, and this is O. Round ligament, the T fallopian tube and the ovarian ligament. Okay, इस पिक्चर में आपको ovarian ligament दिख नहीं रहा, but there is also ovarian ligament. round ligament यहाँ से निकला कॉर्नुआ से, और कहाँ पे? लेविया मेजोरा के अपर बॉर्डर पे जाके खत्म होता है, फिर रिमेंबर. ओके, चल, यहीं पर ब्रॉड लिगामेंट का भी मेंशन किया हुआ जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो पेरिटोनियम का फोल्ड है वही इसको कवर करके रखता है, दैट इज ब्रॉड लिगामेंट. ओके, दिस इज एन मिसनोमर वर्ड. ब्रॉड लिगामेंट सच में कोई लिगामेंट नहीं है, जस्ट एक पेरिटोनियम का फोल्ड है जिसे हम लिगामेंट कह रहे होते हैं. ओके, नाउ द हिस्टोलॉजी ऑफ टिश्यू की स्टडी अगर हम करें कि कौन कौन सी लेयर से फैलोपियन ट्यूब में होती है, तो 3 लेयर है इसमें. सबसे बाहर सीरस लेयर होती है हमेशा की तरह, बीच में मस्कुलर लेयर है, और यहाँ पर जो है आउटर साइड में तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है और इनर साइड में सर्कुलर मसल्स होती है. ओके, नाउ द म्यूकस लेयर जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, वो कौन सी है? तो यही आपने याद रखनी है. दिस इज योर सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. है तो कॉलमनर एपिथेलियम ही, है तो कॉलमनर एपिथेलियम ही, लेकिन इनके ऊपर सीलिया भी लगे हुए. वाई दिस सीलिया? इन सीलिया का फंक्शन क्या है भाई? इन सीलिया का सिंपली फंक्शन है, मैं मेंशन नहीं कर रहा था लेकिन आप प्लीज अपने नोट्स में मेंशन करेंगे. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस सीलिया? दीज सीलिया विल मूव द स्पर्म, विल मूव द ओवम एंड विल मूव द जाइगोट. भाई जब ओवम होगा तो ओवम के पास हाथ पैर तो है नहीं ना, तो ओवम को मूवमेंट कैसे मिलेगी? स्पर्म के पास तो टेल है, उस टेल के थ्रू वो करके निकल जाता है. बट व्हाट अबाउट द ओवम? ओवम डज नॉट हैव एनी टेल. तो ओवम को मूव कराने के लिए दीज सीलिया विल बीट इन ए यूनी डायरेक्शन, सो दैट्स वाई दे मूव लाइक दिस. ओके, सो द ओवम विल गो इन ए डायरेक्शन ऑफ यूटराइन कैविटी थ्रू दी सीलिया. ओके, जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट भी इसके थ्रू मूव करेगा, याद रखेंगे प्लीज. ओके,
कहाँ हमने याद रखना है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाए जहाँ पर इस सीलिया का मूवमेंट खत्म हो जाए किसी डिजीज में, तो प्रॉब्लम क्या होगी यार, ओवम कभी मूव नहीं कर पाएगा, तो स्पर्म आ भी जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगी, इनफर्टिलिटी आ जाएगी, बंध्यता आ जाएगी। ओके, दूसरा क्या हो सकता है कि चलो किसी तरह से फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो जाइगोट मूव नहीं करेगा, जाइगोट मूव नहीं करेगा तो वहीं रह जाएगा, और वहीं रह जाएगा तो वहीं इम्प्लांट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो दो रिस्क होती है अगर ये सीलिया मूव ना करे। ओके, क्या रिस्क हो सकती है, फर्स्ट रिस्क इज इनफर्टिलिटी एंड द अनदर रिस्क इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पर ये सीलिया इमोटाइल होंगे, जहाँ पर मूव नहीं कर रहे होंगे, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द कार्टा-जेनर सिंड्रोम। विच सिंड्रोम इट इज कॉल्ड एज द कार्टा-जेनर सिंड्रोम। इसके बारे में डिस्कशन हम आगे करेंगे, बट यहाँ पर मेंशन हुआ तो हमने प्लीज़ याद रखना है कि व्हाट इज द कार्टा-जेनर सिंड्रोम। कार्टा-जेनर सिंड्रोम इज a syndrome where the cilia does not beat, so that will lead to the infertility and the ectopic pregnancy in this female. Along with this mucus का ciliated columnar epithelium, there are some special cell in this fallopian tube which is called as the पैग सेल। प्लीज़ याद रखेंगे यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की सेल्स और होती है, दिस सेल्स आर कॉल्ड दी पैग सेल। इनका फंक्शन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है, बट हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा मानते हैं कि अभी भी न्यूट्रिशन वगैरह देने का काम करती है। बट प्लीज़ अगर आपसे कोई पूछे कि पैग सेल कहाँ होती है, आपसे इतना ही पूछेगा वो कि पैग सेल कहाँ होती है, तो प्लीज़ याद रखना है कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होती है पैग सेल। ओके, फैलोपियन ट्यूब के फंक्शन क्या है, तो सिंपली गैमीट का ट्रांसपोर्ट करना, या फिर जो है फर्टिलाइजेशन यहीं पर आके होता है। कौन से पार्ट में होता है, यू नो दैट दिस विल अकर इन दी ampulla, the widest and the longest part of the fallopian tube, the 5 centimeter long and the 4 millimeter wide, and the zygote का सर्वाइवल, जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट यहीं पे सर्वाइव करेगा। ओके, फैलोपियन ट्यूब को ब्लड सप्लाई कौन कर रहा होता है, तो यूटराइन और जो ओवेरियन आर्टरी है वही फैलोपियन ट्यूब को सप्लाई करते हैं, जो यूटरस को और ओवेरी को करती है। ओके, चलो यहीं पर हम मेंशन कर रहे हैं इस इमेज को, ये लेप्रोस्कोपिकल व्यू में आपको समझाना चाह रहा हूँ, बिकॉज अब आगे चल के बड़ा काम आने वाला है। ये लेप्रोस्कोपिकल व्यू कैसे वर्क करता है, जस्ट लुक एट दिस इमेज। यहाँ पर हम लेप्रोस्कोप कैसे लगा रहे होते हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर 3 होल बॉडी के अंदर करता है, एक होल यहाँ पर, एक होल यहाँ पर और एक होल यहाँ पर। ओके, ये एंटीरियर साइड है बॉडी का। इस होल में पहले होल करके यहाँ से एक ट्रोकार ऐड करा जाता है, ठीक है, ताकि वो एक्सेस दे सके, एक रास्ता दे सके आपको, और इस ट्रोकार के थ्रू यहाँ पर डाला जाता है ये कैमरा। ओके, और इस कैमरे से अटैच होता है ये स्कोप, माइक्रोस्कोप जो है, स्कोप इससे अटैच किया जाता है कैमरे से, ताकि इसे देख पाए। ये जो पाइप है ये गैस का पाइप है, दैट पाइप इज़ द गैस का पाइप, ताकि इसमें गैस भरी जाएगी। गैस भरेंगे तो एब्डोमिनल कैविटी फूल जाएगी, ताकि आपको ऑर्गन्स बड़ी इजीली दिखाई दे पाएंगे। ओके, साइड में जो है 2 साइड पोर्ट और बनाए जाते हैं, वो मेन पोर्ट है, दैट इज कॉल्ड एज दी मेन पोर्ट। मेन पोर्ट के अलावा 2 साइड पोर्ट और बनाए जाते हैं। साइड पोर्ट का फंक्शन क्या है, तो भाई जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह डालने का जो काम है इस साइड पोर्ट से किया जाएगा। ओके, जब आपको इमेज दिख रही होगी तो कैमरे को हमने डिस्प्ले से अटैच कर रखा होगा, तो इस तरह से आप जो है इमेज देख पा रहे होंगे। साइड व्यू में अगर देखेंगे ना तो लेप्रोस्कोप इस तरह से जा रहा होगा, है ना, हम यूट्रस को इस तरह से, ये यूट्रस इस तरह से लाई डाउन होगा, तो हम इस तरह से एक्सेस ले पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर लाइट सोर्स भी अटैच किया जाता है, क्योंकि अंदर तो अंधेरा होगा ना, तो ये स्कोप में लाइट सोर्स भी अटैच किया जाता है, ताकि जो है आप लाइट यहाँ से एंटर कर पाए। ओके, तो जब हम ऊपर से व्यू देख रहे होंगे तो हमें इस तरह का व्यू दिख रहा होगा कि ऐसे यूट्रस दिख रहा होगा, ये फैलोपियन ट्यूब, और ये यहाँ पर जो है ओवरी दिख रही होगी। दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर दी, लुक एट दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर दी फिमरी, दिस इज योर पाउच ऑफ डगलस, एंड आगे की तरफ का एक पाउच। ओके, चल यहीं पर और इमेज देख सकते हैं आप। इस इमेज को अगर आप मेंशन करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं दैट वाइट कलर का स्ट्रक्चर, दिस इज योर, व्हाट इज दिस, दिस इज ओवेरी, नथिंग, दिस इज ओवेरी। ओके, पर्ली वाइट स्ट्रक्चर अगर आप कभी भी एब्डोमिनल कैविटी में देख रहे हैं ना, ये अकेली है जो ऐसी शाइनिंग करती स्ट्रक्चर दिखती है, दिस इज ओवेरी। ओके, एंड दिस इज फैलोपियन ट्यूब ऑब्वियसली, एंड दिस इज फिमरी एंड ऑल, और दिस इज द यूट्रस वाला पार्ट। ओके, चल now look at this part, this image. Okay, this is your dissected image, जहाँ पर फीमेल का स्टेरेक्टोमी कर दिया गया। ओके, स्टेरेक्टोमी मतलब यूट्रस को बाहर निकाल दिया, उसके साथ फैलोपियन ट्यूब भी निकाली है। ओके, ओवेरी इस वाले पार्ट के अंदर आई थिंक नहीं है। ओके, दैट इज ऑल यूट्रस वाला पार्ट। ओके, आप आई थिंक बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, दिस इज फैलोपियन ट्यूब एंड दिस इज फिमरी। ओके, आप सोचोगे यार फैलोपियन ट्यूब इतना वाइड क्यों, दिस इज नॉट वाइड। ओके, यहाँ पर जो है ना एक्चुअली में ये जो पेरिटोनियम जो सीथ कवर रखती ना, वो कवर्ड है इसके ऊपर अभी भी। ओके, इस इमेज को भी देख लो। इस इमेज में थोड़ा सा क्या दिख रहा है,
लुक एट दिस इमेज, इस इमेज में ये यूट्रस आप देख पा रहे हैं, ये वाइट कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है तो ओवेरी है, लेकिन आप बोलोगे यार ये ओवेरी मेरे को यूजुअल से थोड़ी बड़ी दिख रही है क्योंकि इसके अंदर सिस्ट बन चुकी है। ओके, इसके अंदर गांठ बन चुकी है, सिस्ट बन चुकी है, और सिस्ट की जो मोटाई है 8 सेंटीमीटर की है। फेलोपियन ट्यूब देखो पीछे पिचकी सी पड़ी हुई है। ओके, और ओवेरियन सिस्टम पढ़ेंगे आगे चल के, बहुत डिसऑर्डर है, बहुत कॉमन डिसऑर्डर। ओके, दिस इज ऑल्सो एन पिक्चर ऑफ कैडेवर, है ना, डेड बॉडी का पिक्चर है, तो कैडेवर का पिक्चर है। यहाँ पर भी आप यूट्रस को नोटिस कर पा रहे हैं क्या? लुक एट दिस स्ट्रक्चर दैट, ये उठा हुआ पार्ट जब भी दिख रहा है ना, समझ जाओ यूट्रस का फंडस आपने देखा है। ओके, ये यूट्रस हो गया, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो ये यूट्राइन ट्यूब हो गई, यूट्राइन ट्यूब मतलब फेलोपियन ट्यूब हो गई, और इसके पोस्टीरियर साइड में जो जा रहा है, तो सोच के बताओ मुझे क्या होगा, ये एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, तो ये आर टी और ओ, तो दिस इज योर ओवेरियन लिगामेंट जो ओवेरी को यहाँ से कनेक्ट कर रहा होगा। ओके, चलो ग्रेट, इज़ दैट ग्रेट। उसके अलावा ओके सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया बिकॉज अब इन्होंने ब्लैडर यहाँ पे मेंशन किया हुआ। ओके, अब ब्लैडर अगर मेंशन किया हुआ तो ये वाला साइड ऑब्वियसली एंटीरियर होना चाहिए एंड दैट साइड मस्ट बी पोस्टीरियर। ओके ग्रेट, ये जो खड्डा सा आप देख रहे हैं इतना बड़ा सा, दैट इज पाउच ऑफ डगलस और ऑल्सो कॉल्ड द रेक्टो यूटेराइन पाउच। ओके, इसके पीछे ये रेक्टम है, ये यूटरस है, तुम दोनों के बीच का स्पेस हो गया, दिस इज ओवेरी। ओके, नाउ वी आर क्लियर दैट नोड्यूल आर, ये ना इसमें नोड्यूल्स बन गए, इसमें गांठें बन गई है, दिस इज योर ओवेरी, और ये फेलोपियन ट्यूब है। तो ये क्या होगा फिर, ये आर होगा, है ना, ये आर टी, तो ये राउंड लिगामेंट है ना, दिस इज योर राउंड लिगामेंट। आगे की तरफ ब्लैडर है, देखो जस्ट कितना अटैच ब्लैडर है इससे। ओके, और यहाँ पर जो कैविटी बनेगी दैट कैविटी इज कॉल्ड एज वेसाइको यूटेराइन पाउच। ओके, ये जस्ट कुछ इमेजेस हमने डिस्कस की, अगर ये इमेज डिस्कस होगी तो हम अब ओवेरी की तरफ बढ़ सकते हैं और ओवेरी को समझ सकते हैं। मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया हुआ है क्योंकि नंबर में ओवेरी भी पेयर होती है, नंबर में ये भी कितनी होती है, 2 होती है। दिस इज़ फीमेल का गोनेड वाला पार्ट। ओके, नाउ अगर आप अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैंने इसे गोनेड बोला है, मैं अभी ऑर्गन नहीं बोल रहा हूँ। अभी तक मैं बोलता आ रहा था कि फेलोपियन ट्यूब इज एन ऑर्गन, जो सर्विक्स एक ऑर्गन है, वेजाइना एक ऑर्गन है, यूट्रस एक ऑर्गन है, बट मैंने ओवेरी को ऑर्गन नहीं बोला, इसको मैंने गोनेड बोला। गोनेड क्यों बोल रहे होते हैं, देखो जब भी बॉडी में कोई ऑर्गन अगर गैमीट बनाए, वो गैमीट केवल एक ही ऑर्गन बनाएगा, मेल में टेस्टिस बनाएगा और फीमेल में जो है ओवेरी बनेगी। गैमीट का मतलब दैट पार्ट विच यूज्ड इन फर्टिलाइजेशन, जैसे बेबी बनेगा, जैसे कि ओवम, ओवेरी बनाएगी। ओके, तो एक तो जो गैमीट बनाए, और गैमीट बनाने के साथ हार्मोन भी सिंथेसिस अगर करे तो उसे गोनेड बोलते हैं। ओके, तो ये फीमेल का गोनेड है। ओके, तो ये दोनों काम करता है, या हार्मोन का प्रोडक्शन भी करता है, दूसरा गैमीट भी बनाता है। तो इसका मेन काम क्या है ओवेरी का, गैमीट प्रोडक्शन करना। और विच गैमीट दे विल प्रोड्यूस द सेकेंडरी oocyte। ओके, अब आप मेरे दिमाग से प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सेकेंडरी oocyte बनाते हैं, ये ओवम नहीं बनाते। ओवम क्या होता है, सेकेंडरी साइड में क्या अंदर है उसके लिए वेट करके रखें। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से आपको एक नोट्स में एक ऊपर मेंशन करना चाहिए, एक बबल बनाना चाहिए और उसमें ना ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे एक बबल बनाना चाहिए और यहाँ पर लिखना चाहिए कि सेकेंडरी oocyte, ये जो वर्सेज ओवम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, व्हाट इज सेकेंडरी oocyte एंड ओवम। मैंने क्यों बोला कि सेकेंडरी oocyte बनाते हैं, ओवम क्यों नहीं बनाते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़े और आगे अपना जवाब ढूंढे। अगर आप ढूंढ सकते तो इट इज़ बेटर, बाकी मैं तो आगे बताने वाला हूँ। ओके, तो फीमेल गोनेड है और ये डेवलप कहाँ से होते हैं, तो जेनाइटल रिज करके एक जगह, वहाँ से डेवलप होते हैं। इनका डायमीटर इज़ वेरी सिंपल, 3 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर बाई द 1 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 2 सेंटीमीटर इसकी बर्थ होगी और ऑब्वियसली थिकनेस इसकी 1 सेंटीमीटर होगी। इसकी जो शेप है बड़ी ओवल शेप का होता है। और ये ओवेरियन फोसा, जो लेटरल पेल्विक बोन है ना, जो पेल्विक बोन का जो पेल्विक बॉल जो है, लाइक आपका हिप्स जो है, हिप्स के ऊपर वाला पेल्विक वाला जो पार्ट है, पेल्विक का लेटरल पार्ट, लेटरल पेल्विक पार्ट के जो जगह होती है दैट इज़ ओवेरियन फोसा। ओके, इस ओवेरियन फोसा को और भी अच्छा नाम देते हैं, ओवेरियन फोसा ऑफ वाल्डेयर। तो ओवेरियन फोसा ऑफ वाल्डेयर में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे होता है, तो लेटरल पेल्विक बॉल में। कलर इज़ द पर्ली वाइट कलर होगा इनका। ओके, नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर। ये मैंने सिंपली यहाँ यूट्रस बनाया, ये फेलोपियन ट्यूब, ये फिम्बरी, और इसके नीचे जो आपको राउंड बॉडी दिख रही है दैट इज़ ओवेरी। ओवेरी हवा में नहीं लटकेगी। देखो ये जो साइड में स्ट्रक्चर है दिस इज लेटरल पेल्विक बॉल। ओके, तो कैसे ये अटैच होती है, तो ओवेरी क्या करती है, यूट्रस के कॉर्नुआ वाले पार्ट से अटैच होती है एक लिगामेंट से, और ओवेरी लेटरल साइड, ये वाला साइड ओवेरी का मीडियल होगा और ये वाला साइड इसका लेटरल पार्ट होगा। तो मीडियल पार्ट ऑफ ओवेरी विल कनेक्ट विद द कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस थ्रू द ओवेरियन लिगामेंट।
थ्रू दी ओवेरियन लिगामेंट। इज दैट ग्रेट। तो ओवेरियन लिगामेंट क्या करता है, कॉर्न ऑफ यूट्रस से ओवेरी को कौन सी साइड से जोड़ता है, मीडियल से या लैटरल से, तो दिस इज योर मीडियल साइड, दिस इज योर लैटरल साइड, तो दिस इज योर मीडियल साइड, तो मीडियल साइड ऑफ ओवेरी से जोड़ेगा। बट फ्रॉम द लैटरल साइड ऑफ ओवेरी दैट विल कनेक्ट थ्रू द लैटरल पेल्विक बॉल एंड दैट लिगामेंट इज कॉल्ड एज द सस्पेंसरी लिगामेंट। विच लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। बट सस्पेंसरी लिगामेंट से ज़्यादा अच्छा इसका एक वर्ड है विच इज कॉल्ड एज द इनफंडिब्यूलो pelvic ligament. What is it is called as the infundibulopelvic ligament. So now you know the two ligaments. First is ovarian ligament and the second is infundibulopelvic ligament. ओके, अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछे तो आपना चाहिए कि ओवेरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या है। सस्पेंसरी लिगामेंट लेटरल साइड से कनेक्ट करता है, मीडियल साइड से ओवेरियन लिगामेंट कनेक्ट करता है। कहाँ कहाँ कनेक्ट करता है, प्लीज़ आप अपनी नोटों को मेंशन करना, ये शॉर्ट नोट है। ओके, इसके अलावा मैंने ऊपर एक स्काई ब्लू कलर में बना रखा है, दिस इज मीजोवेरियम। हमने जब ब्रॉड लिगामेंट पढ़ा था तो मैंने बोला था कि ब्रॉड लिगामेंट के 3 पार्ट होते हैं। ब्रॉड लिगामेंट का वो वाला पार्ट जो ओवेरी के ऊपर होता है दैट इज कॉल्ड एज द मीजोवेरियम। जो फैलोपियन ट्यूब के ऊपर होता है दैट इज कॉल्ड एज द मीजोसेल्पिंग्स, और जो यूट्रस के ऊपर होगा दिस इज कॉल्ड एज द मीजोमेट्रियम। इज दैट ग्रेट। तो मैंने अभी आपको मेंशन किया किसके बारे में, ओवेरियन लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट के बारे में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। ओवेरी की स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं। इनर पार्ट इज कॉल्ड एज द मिडल पार्ट, इनर पार्ट इज कॉल्ड एज द M4 मिडल, M4 मेड्यूला, दिस इज योर इनर पार्ट एंड द आउटर पार्ट इज द कॉर्टेक्स वाला पार्ट। इनर पार्ट में कुछ नहीं, जस्ट ब्लड सप्लाई वगैरह जाती है और यही इनर पार्ट जो है कनेक्ट होता है हाइलम से। ये हाइलम एक नोच है जहाँ से ब्लड सप्लाई वगैरह एंटर करेगी, लिम्फेटिक्स वेन्स वगैरह भरने के लिए नर्व्स एंटर करेगी। बट द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में क्या होता है कि यहाँ पर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं और यहीं पर ही फॉलिकल्स मैच्योर होके बनते हैं। ओके, तो सारा जो बनने वाला काम है फॉलिकल्स का, ओवम का जो बनता है वो कॉर्टेक्स वाले आउटर वाले पार्ट में बनता है। तो यहाँ पर प्राइमोडियल फॉलिकल मिलेंगे, मैच्योर फॉलिकल मिलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल मिलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, ये सब वर्ड से आप हो सकता है कि अनअवेयर हो, तो प्लीज़ इसके लिए वेट करें। लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप सिंपली समझे कि जो डेवलपमेंट होगा ओवम का वो इसी कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर होगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फंक्शन क्या ओवेरी का, मैंने बोला यार इनका सिंपल काम है जर्म सेल का मैच्योरेशन करना और उसको रिलीज करना। व्हाट इज जर्म सेल इन फीमेल, दैट इज योर सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte, या फिर मैं सिंपली अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप ओवम भी बोल दो, तो सेकेंडरी oocyte और ओवम को ये बनाती है, मैच्योर करती है फीमेल जर्म सेल, और इसको क्या करना है यहाँ से रिलीज भी तो निकालना भी तो पड़ेगा। ओके, और यहीं पर स्टेरॉइड हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करते हैं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द स्टेरॉइडोजेनेसिस। स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से, ये 2 हार्मोन बनाते हैं, एक ईस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। इन इफेक्ट ऑफ LH एंड दी FSH हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, ये 2-3 साइकिल आप समझ लीजिए। यहाँ से जो निकलता है वो GnRH है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी वर्क करता है तो LH FSH निकलता है, LH प्रोजेस्टेरोन निकल पाता है, FSH ईस्ट्रोजन निकल पाता है। ओके, तो 2 हार्मोन का प्रोडक्शन होगा, ईस्ट्रोजन एंड दी प्रोजेस्टेरोन, प्लीज़ याद रखें। तो ये फंक्शन हो गए याद। इसके अलावा एक मैंने क्वेश्चन वाला पॉइंट मेंशन किया हुआ है, ये एनाटॉमी का एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ओवेरी इज एन रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, कि जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के इनर वाली साइड में सारे के सारे ऑर्गन्स को एक पतली मेम्ब्रेन ने कवर करके रखा हुआ है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द पेरिटोनियल और द पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। हर एक ऑर्गन पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इज दैट ग्रेट। ओके, बट द ओवेरी इज नॉट लाइक दिस, ओवेरी इज द बिहाइंड द, ओवेरी इज द बिहाइंड द पेरिटोनियम। ओके, लाइक ऐसे पूरी तरह से कवर नहीं करता है, जस्ट ओवेरी जैसे कि पेरिटोनियम है और पेरिटोनियम के पीछे ओवेरी होगी, तो एक साइड में पेरिटोनियम होगी और एक साइड में नहीं होगी, तो पेरिटोनियम के पीछे है, पीछे के लिए वर्ड यूज करते हैं रेट्रो, सो दैट्स वाई ओवेरी इज एन रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। तो प्लीज याद रखें कि ओवेरी इज एन टाइप ऑफ रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। ओवेरी की ब्लड सप्लाई, व्हाट इज द ब्लड सप्लाई फॉर ओवेरी, ओवेरी की ब्लड सप्लाई वी विल गेट थ्रू दी ओवेरियन आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी कहाँ से आती है, तो ओवेरियन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल ओटा, सीधी की सीधी ब्रांच निकलती है। नॉर्मली जो जेनिटल्स की ब्रांचेज आती है ना वो इंटरनल लाइक आर्टरी से आ रही होती है, यहाँ पर लाइक का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर सीधा का सीधा जो एब्डोमिनल ओटा है उससे एक सिंपली ब्रांच निकलता है, दैट आर्टरी इज कॉल्ड द ओवेरियन आर्टरी। ओके, ओवेरियन आर्टरी की लोकेशन अगर आपने और पता करनी है तो याद रखो कि अगर ये मैंने जो मेजर पार्ट बनाया है, अगर ओटा है तो ओटा में जहाँ रीनल आर्टरी निकलती है, रीनल आर्टरी के नीचे एट द लेवल ऑफ L2 मतलब लंबर वर्टिब्रा के लेवल पर निकलती है ओवेरियन आर्टरी। ओके, उसके नीचे और भी ब्रांचेज जैसे कि ये इलायक आर्टरी, कॉमन इलायक आर्टरी है, इससे निकलती इंटरनल इलायक आर्टरी और एक्सटर्नल इलायक आर्टरी। ये इंटरनल इलायक आर्टरी का ये एंटीरियर डिवीजन है। ओके,
इसके एंटीरियर डिवीजन से निकलती है यूट्राइन आर्टरी, जो हम बार बार मेंशन करते आ रहे थे ना यूट्रस में यूट्राइन आर्टरी। तो मैंने 2 आर्टरी अभी तक डिस्कस किया आपसे मेजर, एक ओवेरियन आर्टरी और एक यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी किसकी ब्रांच है? यूट्राइन आर्टरी इज द ब्रांच, आपने क्या याद रखना, ओवेरियन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सिंपली एब्डोमिनल ऑर्टा। किसका ब्रांच है? एब्डोमिनल ऑर्टा। एंड द यूट्राइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल इलायक आर्टरी का एंटीरियर डिवीजन। ओके, और भी अगर स्पेशली जाना है तो इंटरनल इलायक आर्टरी का भी कौन सा डिवीजन? एंटीरियर डिवीजन से निकलता है यूट्राइन आर्टरी। ओके, कभी कभार का पीपीएच जब हम पढ़ेंगे ना, पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग होती जा रही है, तो जब ब्लीडिंग नहीं रुकेगी ना तो हम सीधा इसी आर्टरी को ब्लॉक करेंगे। लाइगेटेड इन पीपीएच, लाइगेट मतलब बांधना। ओके, कहाँ पे होती है, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर बाइफर्विकेशन के 2 से 2.5 सेंटीमीटर, 2.5-3 सेंटीमीटर नीचे होती है कॉमन इलायक आर्टरी के। जस्ट लीव इट, सिंपली याद रखें आपकी व्हाट इज द यूट्राइन आर्टरी का, यूट्राइन इज द ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलायक आर्टरी एंड द ओवेरियन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ डायरेक्टली एट द लेवल ऑफ L2 एब्डोमिनल आर्टरी का एंड द बिलो द रीनल आर्टरी। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें बहुत सारे पॉइंट थे, उसको मैंने जस्ट समराइज करने की कोशिश की है कि होमोलोगस ऑर्गन्स को हम समराइज कर दें। अगर आपको याद हो कि पेनिस किसके होमोलोगस होता है, तो फीमेल में क्लाइटोरिस के, स्क्रोटम होता है लेविया मेजोरा के, पेनाइल यूरेथ्रा होती है लेविया माइनोरा के, प्रोस्टेट इज होमोलोगस टू स्किनीज ग्लैंड, द बल्बो यूरेथ्रल इज होमोलोगस टू बार्थोलिन ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रा का दूसरा नाम क्या होता है? काउपर्स ग्लैंड इन मेल। तो ये मेल के ये ऑर्गन्स फीमेल के इन जेनिटल से क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ओके, सिमिलर कैसे होता है कि इनका जो ओरिजिन है, इन सब का क्या है, जो ओरिजिन है वो तो सेम है, बट इनकी फंक्शन या फिर स्ट्रक्चर क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। इस टाइप के ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं हम? होमोलोगस ऑर्गन। ओके, तो ये मैंने कुछ होमोलोगस ऑर्गन आपको मेंशन कराए। नाउ द एपिथेलियल लाइनिंग का भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने हर जगह अलग अलग एपिथेलियम पढ़ी है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, चाहो जैसे भी चल लो। अगर आप बल्बा की तरफ से चलो, बल्बा इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल या प्यूडेंडम, तो वहाँ पर हमने बोला था कि केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। वहाँ पर कौन सी होती है? केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। लेकिन वजाइना में केराटिन हट जाता है तो वहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम रह जाती है। उसके अलावा उसके बाद में सर्विक्स वाला पार्ट आता है। सर्विक्स में 2, बाहर का एक्सो सर्विक्स, अंदर वाला एंडो सर्विक्स। बाहर का जो एक्सो सर्विक्स है उसमें स्क्वैमस एपिथेलियम होती है और अंदर वाले एंडो सर्विक्स में कोलमनर एपिथेलियम होती है। इन दोनों के बीच में एक जोन होता है जहाँ पर ये चेंज होती है, उसे स्क्वेमोकोलमनर जंक्शन कहते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर CACX मतलब सर्वाइकल कैंसर के लिए मोस्ट कॉमन साइट है। उसके ऊपर जाओगे तो यूट्रस में कोलमनर एपिथेलियम, और ऊपर जाओगे फेलोपियन ट्यूब में तो सीलिटेड कोलमनर एपिथेलियम है, सीलिया और आगे यहाँ पर पैक सेल्स भी प्रेजेंट होती है। और अगर ओवेरी में जाओगे तो ओवेरी में कौन सी एपिथेलियम है? जर्मिनल एपिथेलियम। तो आई थिंक बहुत सिंपल है याद रखना भाई, जर्मिनल एपिथेलियम जहाँ पर जर्मिन सेल्स बनेगी वो तो ओवेरी में होनी है। नीचे आओगे तो सीलिया लगा दो कोलमनर में तो सीलिटेड कोलमनर, सीलिया हटा दो तो कोलमनर रहेगी यूट्रस में। नीचे आओगे तो एंडो सर्विक्स में वही होगी जो यूट्रस में थी, तो कोलमनर ही होगी। और एक्सो सर्विक्स में वो होगी जो वजाइना में स्क्वैमस है तो स्क्वैमस होगी। बीच में इन दोनों का जंक्शन स्क्वैमो कोलमनर जंक्शन। ओके, और लास्ट में वल्वा में क्या होगी? केराटिनाइज लगानी, केराटिन लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको इंजरी से बचाना है। इज दैट ग्रेट? ओके, अगर ये आपको समझ में आ गया तो इट मीन्स अभी तक हमने 2 पार्ट जो है डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक हम जो एनाटॉमिकल रिव्यू वाला जो पार्ट्स है वो हम ख़त्म कर चुके हैं। बात क्लियर है? यहाँ पर एनाटॉमिकल जो है पोर्शन खत्म होता है किसका? एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटल पार्ट्स का। यहाँ तक की क्लासेज में अगर किसी भी टाइप का अगर डाउट अगर है तो आप प्लीज़ मेंशन करें। इसमें बचा हुआ जो कंटेंट है, बची हुई जो बातें हैं, बची हुई जो बहुत सारे सवाल आते हैं वो हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू सॉल्व करेंगे। सीधा सीधा यहाँ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ने पे ना बहुत सारे नोट्स में ना बहुत सारा क्लस्टर इकट्ठा हो जाता है। तो जब आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ बीच बीच में जगह छोड़ के चलें। आप अपने माइंड में भी जगह छोड़ के चलें, नोट्स में भी जगह छोड़ के चलें, बाद में ताकि इसमें हम इनपुट दे पाएँ। ओके, तो जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जो कि आपको पता चल जाएगा कभी लाइव सेशंस के अंदर, तो उसमें हम जो है उन चीज़ों को मेंशन करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ वेट करें और तब तक के लिए जितना पढ़ाया गया उसको प्लीज़ अच्छी तरह से प्लीज़ मैं बार बार प्लीज़ कह रहा हूँ आपसे, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू। ओके, सो प्लीज़ उसको अच्छी तरह से रिवाइज करें, अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से नोट्स मेंटेन करें। ओके, अच्छी तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, बी कॉन्फिडेंट प्लीज़। ओके, अच्छी सी चाय पिएँ, अच्छी सी कॉफ़ी पिएँ और अच्छे से मौसम में बाहर है ना घूम के आएँ और ओके, ऑल दी best of luck. That's enough for today. We will meet tomorrow with a new topic. I think we will read about the pelvis. Okay, well, until then, bye bye, good night.